हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। एक्सटर्नल ईयर, बाहरी कान। कान के तीन मुख्य भाग होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। हमारा बाहरी कान या एक्सटर्नल ईयर दो हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला ऑरिकल या पिन्ना और दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। ऑरिकल या पिन्ना। एक्सटर्नल ईयर का पिन्ना एक फाइब्रोकार्टिलाजिनस प्लेट से बना होता है जो कनेक्टिव टिश्यू और स्किन से ढकी होती है। इस प्लेट पर खास तरह के फोल्ड्स और रिजेस होते हैं। इसकी स्किन पतली होती है और इसमें काफी बारीक बाल और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। पिन्ना की पीछे वाली सरफेस पर बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। कई जानवरों में पिन्ना हिल सकता है ताकि साउंड का सोर्स ढूंढा जा सके या अनवांटेड साउंड से बचने के लिए इसे फोल्ड किया जा सके। पर इंसानों में इसकी मसल्स रूडिमेंट्री यानी विकसित नहीं होती हैं, इसलिए मूवमेंट मुमकिन नहीं है। पिन्ना का वो गड्ढा जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस की ओपनिंग बनाता है उसे कॉन्चा कहते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, ये कॉन्चा से शुरू होकर अंदर की तरफ एक हल्की मुड़ी हुई कैनाल के रूप में जाता है जिसकी लंबाई लगभग 55 मिलीमीटर होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। 1. आउटर कार्टिलाजिनस पार्ट। ये शुरुआती हिस्सा कार्टिलेज से बना होता है। इस पर मोटी स्किन होती है जिसमें सख्त बाल होते हैं जो बाहरी पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकते हैं। इसमें बड़ी सिबेशियस ग्लैंड्स और कॉइल्ड ट्यूबुलर सेरोमिनस ग्लैंड्स होती हैं। इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन यानी ब्राउन पिगमेंट और फैट ड्रॉपलेट्स के साथ और डेड सेल्स मिलकर ईयर बैग्स बनाते हैं। 2. इनर बोनी पार्ट। आगे बोल। नहीं पता। बता भाई 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 मेरा भाई बता। यह हिस्सा हड्डी के अंदर होता है और इसकी स्किन पेरिओस्टियम से चिपकी होती है। यहाँ सिर्फ सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं और कैनाल की ऊपरी दीवार पर बारीक बाल होते हैं। यहाँ की स्किन कान के पर्दे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की लेयर के साथ कंटिन्यूअस होती है। मिडिल ईयर। मिडिल ईयर या टिम्पैनिक कैविटी एक छोटा, पतला, नैरो और साइड से दबा हुआ लैटरली कंप्रेस्ड चेंबर है जो टेम्पोरल बोन के अंदर मौजूद होता है। इसे टिम्पैनम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान के पर्दे के जरिए अलग होता है। मिडिल ईयर में नीचे दी गई स्ट्रक्चर्स शामिल हैं: ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी मसल्स और यूस्टेशन ट्यूब। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक पतली सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो मिडिल ईयर को एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस से अलग करती है। इस मेम्ब्रेन का किनारा फाइब्रोकार्टिलेज की मदद से चारों तरफ की बोनी रिंग के टिम्पैनिक सल्कस में फिक्स होता है। स्ट्रक्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 3 लेयर से बनी होती है। 1. लैटरल क्यूटेनियस लेयर जो ऑडिटरी मिएटस की स्किन का ही आगे का हिस्सा यानी कंटिन्यूएशन है। 2. इंटरमीडिएट फाइब्रस लेयर जिसमें कोलेजिनस फाइबर्स होते हैं। 3. मीडियल म्यूकस लेयर या टिम्पैनिक म्यूकोसा जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर से बनी होती है। ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स 3 नन्ही हड्डियां यानी मिनिएचर बोन्स हैं जो एक चेन के रूप में अरेंज्ड होती हैं और मिडिल ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेकर ओवल विंडो तक फैली रहती हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स ये हैं: 1. मैलियस। इसे हैमर भी कहा जाता है। इसमें एक हैंडल, हेड और नेक होता है। हैंडल को मेनुब्रियम कहते हैं और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। नेक हैंडल से हेड तक फैलती है। हेड या कैपिटुलम इंकस की बॉडी के साथ जुड़ा होता है। 2. इंकस। इसे एनुवल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रीमोलर दांत जैसा दिखता है। इंकस में एक बॉडी, एक लंबा प्रोसेस या लॉन्ग प्रोसेस और एक छोटा प्रोसेस या शॉर्ट प्रोसेस होता है। बॉडी की एंटीरियर सरफेस मैलियस के हेड के साथ जुड़ती है। शॉर्ट प्रोसेस एक लिगामेंट से जुड़ा होता है। लॉन्ग प्रोसेस मैलियस के हैंडल के पैरेलल चलता है। लॉन्ग प्रोसेस की टिप एक नॉब की तरह होती है जिसे लेंटिकुलर प्रोसेस कहते हैं और ये अगली हड्डी स्टेप्स के साथ जुड़ती है। 3. स्टेप्स। इसे स्टिरअप भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है। इसमें एक हेड, नेक, एंटीरियर क्रस, पोस्टीरियर क्रस और एक फुट प्लेट होती है। हेड इंकस के साथ जुड़ता है और फुट प्लेट ओवल विंडो में फिट होती है। ऑडिटरी मसल्स। कान की मसल्स। कान की हड्डियों से 2 स्केलेटल मसल्स जुड़ी होती है। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। 1. टेंसर टिम्पैनी। 2. स्टिपिडियस। 1. टेंसर टिम्पैनी। ये टिम्पैनिक कैविटी की 2 मसल्स में से बड़ी मसल है। ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई। टेंसर टिम्पैनी यूस्टेशन ट्यूब के कार्टिलेजिनस पोर्शन स्फिनॉइड बोन की विंग के पास और ऑसियस कैनाल से निकलती है। इसका टेंडन मैलियस यानी मेनुब्रियम के हैंडल पर इंसर्ट होता है जो बदले में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। इस तरह टेंसर टिम्पैनी मैलियस के जरिए पर्दे से जुड़ी होती है।
इसे ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर डिवीजन सप्लाई करती है। फंक्शन, ये मसल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को लगातार खींच कर रखती है। साउंड वेव्स के सही ट्रांसमिशन के लिए पर्दे का इस तरह टेंस रहना बहुत जरूरी है। अगर इसमें पैरालिसिस हो जाए तो सुनने में दिक्कत आती है। 2. स्टेपीडियस। ये इंसानी जिस्म की सबसे छोटी स्केलेटल मसल है जिसकी लंबाई 1 मिलीमीटर से थोड़ी ही ज्यादा होती है। ये टिम्पैनिक कैविटी की पीछे वाली दीवार पर एक कॉनिकल बोनी कैविटी में होती है। ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई स्टेपीडियस टिम्पैनिक कैविटी के इंटीरियर पिरामिड से निकलती है। इसका टेंडन स्टेप्स की नेक की पोस्टीरियर सरफेस पर इंसर्ट होता है। इसे फेशियल नर्व की एक ब्रांच सप्लाई करती है। फंक्शन, स्टेपीडियस स्टेप्स की बहुत ज्यादा मूवमेंट को रोकती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये स्टेप्स की नेक को पीछे खींचती है और कॉक्लिया के फ्लूइड पर होने वाली फुट प्लेट की मूवमेंट को कम करती है। इसका पैरालिसिस होने पर स्टेप्स बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लगती है, जिसे हाइपर एक्यूसिस कहते हैं। ये फेशियल नर्व के लीजन में होता है। टिम्पैनिक रिफ्लेक्स। टिम्पैनिक रिफ्लेक्स एक एटेन्युएशन रिफ्लेक्स है जिसमें तेज आवाज यानी लाउड नॉइस के रिस्पॉन्स में टेंसर टिम्पैनी और स्टेपीडियस मसल्स अपने आप यानी इनवॉलंटरी सिकुड़ जाती हैं। इसका लेटेंट पीरियड 40 से 80 मिलीसेकंड्स होता है। जब दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो मैलियस का मेनुब्रियम अंदर की तरफ और स्टेप्स बाहर की तरफ खिंचता है। इन दोनों एक्शंस की वजह से ऑडिटरी ऑसिकल्स में सख्ती आ जाती है, जिससे साउंड का ट्रांसमिशन कम हो जाता है। टिम्पैनिक रिफ्लेक्स की सिग्निफिकेंस यानी जरूरत, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को तेज आवाज से फटने से बचाता है। ये तेज आवाज के दौरान स्टेप्स की फुटप्लेट को ओवल विंडो में जमने यानी फिक्सेशन से बचाता है। ये कॉक्लिया को तेज आवाज के डैमेजिंग इफेक्ट से बचाता है। हड्डियों की सख्ती की वजह से कॉक्लिया में कम साउंड वेव्स पहुंचती हैं। यूस्टेशन ट्यूब। यूस्टेशन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब एक चपटी कैनाल है जो मिडल ईयर की आगे वाली दीवार से नेजोफैरिंग्स तक जाती है। इसका ऊपर वाला हिस्सा बोनी वॉल से और निचला हिस्सा फाइब्रोकार्टिलेजिनस प्लेट से घिरा होता है। ये मिडल ईयर को नाक के पीछे वाले हिस्से से जोड़ने का काम करती है और मिडल ईयर और एटमॉस्फेयर के बीच हवा का रास्ता बनाती है। इसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एयर प्रेशर बराबर रहता है। इंटरनल ईयर, अंदरूनी कान। इंटरनल ईयर या लैबिरिंथ एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में एक बोनी लैबिरिंथ के अंदर बंद होता है। इसमें सुनने, हियरिंग और बैलेंस इक्विलिब्रियम के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सुनने का सेंस ऑर्गन कॉक्लिया है और बैलेंस का सेंस ऑर्गन वेस्टिबुलर एपरेटस है। वेस्टिबुलर एपरेटस को पिछले चैप्टर में पहले ही समझाया गया है। कॉक्लिया। कॉक्लिया एक स्नेल के शेल, घोंगे का खोल की तरह कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। कॉक्लिया इक्वल स्नेल्स शेल। इसमें दो मुख्य स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक सेंट्रल कोनिकल एक्सिस जो स्पंजी हड्डी से बना होता है, जिसे मोडियोलस कहते हैं। एक बोनी कैनाल या ट्यूब जो मोडियोलस के चारों तरफ घूमती है। इंसानों में ये बोनी कैनाल 2.5 टर्न्स 2.5 चक्कर लगाती है, जो कॉक्लिया के बेस से शुरू होकर उसके टॉप एपेक्स पर खत्म होती है। कैनाल के आखिरी सिरे को क्यूप्यूला कहते हैं। मोडियोलस का बेस इंटरनल ऑडिटरी मिएटस का निचला हिस्सा बॉटम बनाता है, जहां से कॉक्लियर नर्व फाइबर्स निकलकर मोडियोलस में एंटर करते हैं। ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ क्या? इस तरह कॉक्लिया के एक्सिस का एक सेक्शन देखने पर सेंटर में बोनी पिलर, मोडियोलस और ऑसियस कैनाल दिखते हैं, जो मोडियोलस के चारों तरफ कॉइल्ड होती है। मोडियोलस से एक बोनी रिज, जिसे ऑसियस स्पाइरल लैमिना कहते हैं, कैनाल के अंदर तक निकली होती है और मोडियोलस के चारों तरफ स्क्रू के थ्रेड की तरह घूमती है। स्पाइरल लैमिना कॉक्लिया के स्पाइरल टर्न्स का पीछा करती है और क्यूप्यूला पर एक हुक शेप्ड प्रोसेस पर खत्म होती है, जिसे हेम्यूलस कहते हैं। कंपार्टमेंट्स ऑफ कॉक्लिया। कॉक्लिया के हिस्से। ऑसियस स्पाइरल लैमिना और स्पाइरल कैनाल की बाहरी दीवार के बीच दो मेम्ब्रेनस पार्टीशंस, पर्दे फैले होते हैं। ये दोनों मेम्ब्रेन्स कॉक्लिया की स्पाइरल कैनाल को 3 कंपार्टमेंट्स में बांट देती हैं। कॉक्लिया की मेम्ब्रेन्स। पहली, बैसिलर मेम्ब्रेन। दूसरी, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। पहली, बैसिलर मेम्ब्रेन। बैसिलर मेम्ब्रेन एक कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन है। ये ऑसियस स्पाइरल लैमिना की टिप से लेकर एक मजबूत और घने फाइब्रस बैंड तक फैली होती है, जिसे स्पाइरल लिगामेंट कहते हैं, जो कैनाल की बाहरी दीवार पर लाइनिंग बनाता है। बैसिलर मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेनस स्पाइरल लैमिना भी कहा जाता है। बैसिलर मेम्ब्रेन के साथ साथ 20,000 से 30,000 नन्ही फाइबर्स होती हैं, जिन्हें बैसिलर फाइबर्स कहते हैं। हर फाइबर का साइज और शेप अलग होता है। ओवल विंडो के पास वाली फाइबर्स छोटी और सख्त होती हैं, जबकि हेलिकोट्रीमा की तरफ बढ़ते हुए ये बैसिलर फाइबर्स धीरे धीरे लंबी और नरम होती जाती हैं। दूसरी, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन को राइजनर मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है और ये एक पतली मेम्ब्रेन है। ये ऑसियस स्पाइरल लैमिना की ऊपरी सरफेस और स्पाइरल लिगामेंट के ऊपरी हिस्से के बीच तिरछी ओब्लिकली लगी होती है। बैसिलर मेम्ब्रेन और वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन मिलकर कॉक्लिया की स्पाइरल कैनाल को 3 कंपार्टमेंट्स में बांट देती हैं, जिन्हें स्कैले कहते हैं। स्पाइरल कैनाल के 3 कंपार्टमेंट्स।
पहली स्कैला वेस्टिबुलाई, दूसरी स्कैला टिम्पनी, तीसरी स्कैला मीडिया। ये तीनों कंपार्टमेंट्स फ्लूइड तरल पदार्थ से भरे होते हैं। स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला टिम्पनी में पेरीलिम्फ होता है। स्कैला मीडिया एंडोलिम्फ से भरी होती है। पहली स्कैला वेस्टिबुलाई, ये स्कैला मीडिया के ऊपर होती है। ये ओवल विंडो फेनिस्ट्रा वेस्टिबुलाई से शुरू होती है जो स्टेप्स की फुट प्लेट से बंद होती है। ये बोनी कैनाल के एपेक्स तक जाती है। एपेक्स पर ये एक छोटी कैनाल हेलिकोट्रीमा के जरिए स्कैला टिम्पनी से जुड़ी होती है। दूसरी स्कैला टिम्पनी, ये स्कैला मीडिया के नीचे होती है। ये स्कैला वेस्टिबुलाई के पैरेलल चलती है और राउंड विंडो पर खत्म होती है। राउंड विंडो एक मजबूत पतली मेम्ब्रेन से बंद होता है जिसे सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तीसरी स्कैला मीडिया, इसे कॉक्लियर डक्ट, मेम्ब्रेनस कॉक्लिया या ओटिक कॉक्लिया भी कहा जाता है। ये एक ट्रायंगुलर कंपार्टमेंट है जो बैसिलर और वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन्स के बीच बंद होता है। ये एपेक्स और बेस पर ब्लाइंडली बंद खत्म होता है। इसके बेजल एंड से एक पतली डक्टस रीयूनियंस निकलकर इसे ओटोलिथ ऑर्गन के सैक्यूल से जोड़ती है। स्कैला मीडिया ऊपरी, बाहरी और निचली दीवारों से बनी होती है। ऊपरी दीवार वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन से बनती है। बाहरी दीवार स्पाइरल लिगामेंट से बनती है जो पेरिओस्टियम की थिकनिंग है। निचली दीवार को टिम्पैनिक वॉल कहते हैं। ये बैसिलर मेम्ब्रेन और ऑसियस स्पाइरल लैमिना के एक हिस्से से बनती है। स्कैला मीडिया ऑसियस स्पाइरल लैमिना की टिप और स्पाइरल लिगामेंट के बीच फैली होती है। बैसिलर मेम्ब्रेन में सीधे और अनब्रांच्ड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होते हैं जिन्हें बैसिलर फाइबर्स या ऑडिटरी फाइबर्स कहते हैं। बैसिलर मेम्ब्रेन की ऊपरी सरफेस पर एपिथेलियल सेल्स एक खास स्ट्रक्चर के रूप में अरेंज्ड होते हैं जिसे ऑर्गन ऑफ कॉटी कहते हैं। ये कॉक्लिया का असली सेंसरी पार्ट है। ऑर्गन ऑफ कॉटी, ऑर्गन ऑफ कॉटी सुनने का रिसेप्टर ऑर्गन होता है। ये कॉक्लिया के अंदर एक न्यूरो एपिथेलियल स्ट्रक्चर होता है। सिचुएशन और एक्सटेंट, ये ऑसियस स्पाइरल लैमिना के लिप पर और बैसिलर मेम्ब्रेन पर टिका होता है। ये पूरी कॉक्लियर डक्ट में फैला होता है सिवाय दोनों एंड्स पर थोड़ी दूरी के। कैसा है दुनिया, कैसा मजबूरिया। ऑर्गन ऑफ कॉटी की छत जिलेटिनस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से बनी होती है। स्ट्रक्चर, बनावट, ऑर्गन ऑफ कॉटी सेंसरी एलिमेंट से बना होता है जिन्हें हेयर सेल्स कहते हैं और कई तरह की सपोर्टिंग सेल्स से। ऑर्गन ऑफ कॉटी की सारी सेल्स कॉक्लिया के सेंटर से लेकर पेरिफेरी तक एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होती हैं। ऑर्गन ऑफ कॉटी की सेल्स, पहली बॉर्डर सेल्स, दूसरी इनर हेयर सेल्स, तीसरी इनर फैलेंजियल सेल्स, चौथी इनर पिलर सेल्स, पांचवी आउटर पिलर सेल्स, छठी आउटर फैलेंजियल सेल्स, सातवीं आउटर हेयर सेल्स, आठवीं सेल्स ऑफ हैंसन, नौवीं सेल्स ऑफ क्लॉडियस, 10वीं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और लैमिना रेटिकुलरिस। पहली बॉर्डर सेल्स, ये पतली और लंबी स्लेंडर कॉलमनर सेल्स होती हैं जो इनर हेयर सेल्स के अंदरूनी साइड पर टिम्पैनिक लिप पर एक सिंगल लेयर में अरेंज्ड होती हैं। इन सेल्स की सरफेस पर क्यूटिकल होता है। दूसरी इनर हेयर सेल्स, ये फ्लास्क के आकार की सेल्स होती हैं और आउटर हेयर सेल्स से ज्यादा चौड़ी होती हैं। ये एक सिंगल रो कतार में होती हैं और एपिथेलियल लेयर के सिर्फ ऊपरी हिस्से में होती हैं। हर सेल का गोल बेस उसके पास वाली सपोर्टिंग सेल जिसे इनर फैलेंजियल सेल कहते हैं पर टिका होता है। इनर हेयर सेल की सरफेस पर एक क्यूटिकुलर प्लेट और कई छोटे सख्त बाल होते हैं जिन्हें स्टीरियोसिलिया कहते हैं। हर हेयर सेल में लगभग 100 स्टीरियोसिलिया होते हैं। इनमें से एक बड़ा होता है जिसे किनोसिलियम कहते हैं। स्टीरियोसिलिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के संपर्क में होते हैं। इनर और आउटर हेयर सेल्स मिलकर रिसेप्टर सेल्स बनाते हैं। इनके चारों तरफ सेंसरी नर्व फाइबर्स फैली होती है और दोनों में एफरेंट और एफरेंट नर्व फाइबर्स होती हैं। तीसरी इनर फैलेंजियल सेल्स, ये इनर पिलर सेल्स की सपोर्टिंग सेल्स हैं और इनर पिलर सेल्स की अंदरूनी सरफेस के साथ एक रो में अरेंज्ड होती हैं। इनकी क्यूटिकुलर प्लेट जो सेल्स के निचले हिस्से से बनती है उंगलियों की हड्डियों यानी फैलेंजेस जैसी दिखती है। चौथी और पांचवी इनर और आउटर पिलर सेल्स, रॉड्स ऑफ कॉटी। इन्हें रॉड्स ऑफ कॉटी भी कहा जाता है। हर पिलर सेल का एक चौड़ा बेस, एक लंबा बॉडी पिलर और पिलर की टिप पर एक हेड होता है। इनर पिलर सेल्स के बेस ऑसियस स्पाइरल लैमिना टिम्पैनिक लिप के पास होते हैं जबकि आउटर पिलर सेल्स के बेस बैसिलर मेम्ब्रेन के पास होते हैं। दोनों पिलर सेल्स एक दूसरे की तरफ झुके होते हैं और उनके हेड्स आपस में जुड़े होते हैं। इस तरह ये आर्चेस की एक सीरीज बनाते हैं जो एक ट्रायंगुलर टनल को घेरते हैं जिसे इनर टनल या टनल ऑफ कॉटी कहते हैं। छठी आउटर फैलेंजियल सेल्स, इन्हें सेल्स ऑफ डीटर्स भी कहा जाता है जो आउटर हेयर सेल्स की सपोर्टिंग सेल्स हैं। ये लंबी कॉलमनर सेल्स होती हैं। ये हेयर सेल्स के बीच से ऊपर की तरफ सख्त फैलेंजियल प्रोसेसेस भेजती हैं जो लैमिना रेटिकुलरिस का हिस्सा बनाती हैं। इनकी रोज कॉक्लियर डक्ट के अलग अलग हिस्सों में 3 से 5 तक हो सकती हैं।
सबसे अंदरूनी आउटर फैलेंजियल सेल और आउटर पिलर सेल के बीच एक फ्लूइड स्पेस होता है जिसे स्पेस ऑफ न्यूएल कहते हैं। 7वीं, आउटर हेयर सेल्स। ये कॉलमनर सेल्स होती हैं जो ऑर्गन ऑफ कॉटी की सुपरफिशियल ऊपरी सरफेस में होती हैं। इनका बेस आउटर फैलेंजियल सेल्स पर टिका होता है। इनकी बनावट इनर हेयर सेल्स जैसी ही होती है। 8वीं, सेल्स ऑफ हेंसन। ये लंबी कॉलमनर सेल्स हैं जो ऑर्गन ऑफ कॉटी की बाहरी बॉर्डर बनाती हैं। ये बैसिलर मेम्ब्रेन पर कई रोज में अरेंज्ड होती हैं, आउटर फैलेंजियल सेल्स के लेटरल साइड में। आउटर फैलेंजियल सेल्स और सेल्स ऑफ हेंसन के बीच के स्पेस को आउटर टनल कहते हैं। 9वीं, सेल्स ऑफ क्लॉडियस। ये नेचर में क्यूबॉइडल होती है और एक्सटर्नल स्पाइरल सल्कस की निचली सरफेस की लाइनिंग बनाती हैं। कुछ जगहों पर सेल्स ऑफ क्लॉडियस और बैसिलर मेम्ब्रेन के बीच सेल्स के ग्रुप्स होते हैं जिन्हें बॉटचर सेल्स कहते हैं। 10वीं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और लैमिना रेटिकुलरिस। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वेस्टिबुलर लिप से लेकर सेल्स ऑफ हेंसन के लेवल तक फैली होती है। ये ऑर्गन ऑफ कॉटी की छत बनाती है। ये हेयर सेल्स के प्रोसेसेस के संपर्क में होती है। ये माना जाता है कि जब एंडोलिम्फ में वाइब्रेशंस होते हैं तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की मूवमेंट से हेयर सेल्स के प्रोसेसेस स्टिमुलेट होते हैं। सारी सपोर्टिंग सेल्स की क्यूटिकुलर प्लेट्स मिलकर एक जाल जैसी मेम्ब्रेन बनाती हैं जिसे लैमिना रेटिकुलरिस कहते हैं। ये ऑर्गन ऑफ कॉटी को कवर करती है और मोज़ेक जैसी दिखती है जिसमें कई होल्स होते हैं जिनसे हेयर सेल्स के हेड्स बाहर निकले होते हैं।